मॉर्निंग स्टूडेंट, तो ये अपना थर्ड लेक्चर है और आज अपन न्यूटन्स लॉ डिस्कशन करेंगे, एनएलएम एंड फ्रिक्शन। ठीक है ना, इन दोनों टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट जो पॉसिबल है। यहाँ पर मैंने ये टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, मैं इस पर पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा 1 और 2 डेज के बाद में। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, थ्योरेटिकल है। A rider on horse falls back when horse starts running all of a sudden because। देखो सिंपल क्वेश्चन है, 9th क्लास का क्वेश्चन है। आप स्टैटिक पोजीशन पे तो आपकी बॉडी का एक इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो सडन अगर हॉर्स आगे स्टार्ट चला गया तो आपका बॉडी का जो लोअर पार्ट है वो तो हॉर्स के साथ जाएगा, लेकिन अपर पार्ट उसका अपोज कर रहा है, या बोलेंगे अपोज नहीं कर रहा है, वो रेस्ट में रहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना, इसलिए फॉल्स बैक हो जाता है। तो क्या बोलेंगे, inertia of rest keep the upper part of body at rest while lower part of body moves forward with the horse। ओके, और इसमें भी अगर सपोज हॉर्स की जगह आप हॉर्स के ऊपर एक आइस का क्यूब है, मतलब फ्रिक्शनलेस सरफेस पर बैठे हो, उस केस में क्या होगा, हॉर्स निकल जाएगा और बिल्कुल स्ट्रेट नीचे गिर जाओगे, क्योंकि उसमें लोअर पार्ट पर भी कोई फोर्स नहीं है, तो आप बैंड भी नहीं होंगे। ठीक है ना, उस केस में स्ट्रेट आप सीधा नीचे गिरेंगे। ओके, सेकंड लॉ, सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, there are two bodies A and B of same mass, body A is at rest while B is undergoing uniform motion। तो एक चीज समझ लीजिए, इनर्शिया हमेशा किसके प्रोपोर्शनल होता है, इनर्शिया प्रोपोर्शनल टू मास। तो ये बॉडी रेस्ट में या मूविंग है, मास तो सेम ही है। ठीक है, तो मास सेम है, इसलिए इनर्शिया भी क्या होगा, सेम। इनर्शिया ऑफ ए इज इक्वल्स टू इनर्शिया ऑफ बी। अगर स्पीड बहुत ज्यादा हो तब जाकर एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अप्लाई हो सकती है, एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी बाय सी स्क्वायर। ओके, तो अगर ये v नेग्लिजिबल है देन m एंड m नॉट सेम। ओके, बट इफ v इज कंसिडरेबल, लाइक स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, सपोज यू आर मूविंग विद 2 इंटू 10 टू पावर 7 लाइक दिस, तो अगर बहुत हाई स्पीड होगी तो ये मास इंक्रीज हो जाता है, मतलब इनर्शिया बढ़ गया एक तरह से। पर ये न्यूटन्स लॉ की बात कर रहे हैं, मतलब स्पीड बहुत कम है पार्टिकल्स की, नेग्लिजिबल है, तो मास में चेंज नहीं होगा, दैट्स व्हाई इनर्शिया भी सेम रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, अ फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इट्स स्पीड। रॉन्ग, फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज इन मोमेंटम। करेक्ट। सो अगर एक पर्टिकुलर बॉडी दिया हुआ है, पार्टिकल दिया हुआ है, तो मास सेम है, तो मास को बाहर निकाल लिया dv by dt। अब वेलोसिटी मीन्स व्हाट, स्पीड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, तो फोर्स लगाकर क्या चेंज कर सकते हैं हम, वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं। वेलोसिटी मीन्स स्पीड चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, या दोनों को भी चेंज कर सकते हैं। तो क्या आएगा, फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इट्स स्पीड, रॉन्ग है। डिक्रीज द मोमेंटम, फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द मोमेंटम, रॉन्ग है। चेंज द डायरेक्शन, रॉन्ग है। कीप इट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है और मास भी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, और वेलोसिटी कांस्टेंट होने से जीरो फोर्स का रिक्वायरमेंट हो जाएगा, या फोर्स नहीं लगेगा तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, लीनियर मोमेंटम गिवन है पार्टिकल का, which is at cube plus b, where a and b are positive constant, the net force acting on the body। देखिए फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स हमेशा होता है dp by dt। okay, d by dt। in this question momentum is given at cube plus b, so what is force, a is constant, t cube differentiation 3t square, b constant है 0, f कितना हो गया 3 स्क्वायर। ओके, फोर्स टाइम के साथ पैराबोलिक फॉर्म से इंक्रीज होगा, बिकॉज यहाँ पर फोर्स प्रोपोर्शनल टू क्या है, टी स्क्वायर है, प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो इस टाइप का पैराबोलिक रिलेशन बनेगा बिटवीन फोर्स एंड टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A player catches a ball 200 gram moving with 20 meter per second. If the time taken to complete the catch this one, force exerted on the hands player's hands. ठीक है, F क्या होता है? एवरेज वैल्यू. ये कौन से फोर्स की बात कर रहा है? एवरेज फोर्स. चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. सारे ऑप्शन पॉजिटिव में गिवन है, इसलिए सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर कर लेते हैं. इनिशियल मोमेंटम mu, फाइनल 0 अपॉन टाइम इंटरवल. जस्ट वैल्यू पुट करना है. 200 ग्राम है तो kg में हो जाएगा 200 इंटू 10⁻³ स्पीड गिवन है 20 mks में ही है और टाइम गिवन है 0.5. ओके, सो ये 000 10⁻³ कैंसिल. 0.5 मीन्स 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा. 2 इंटू 2 इंटू 2 8 न्यूटन. ठीक है, तो 8 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर इस प्लेयर के हैंड्स पर ऑन एन एवरेज फील होगा. ठीक है, इतना फोर्स लगा के रोकेगा एक बॉल को. A cart is moving with velocity 20 meter per second. Sand is being dropped into the cart at the rate of 500 kg per minute. The force required to move the cart with the constant velocity. तो m फोर्स का क्या फॉर्मूला है यहाँ पर? रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है, सो v इंटू dm/dt. कितना स्पीड से मेंटेन करना है? 20. और कितना स्पीड से dm/dt दिया हुआ है? 50 kg पर मिनट. ठीक है ना, पर मिनट मीन्स डिवाइडेड बाय 60. अब ये 5 इंटू 2 10, 5/50/3. ओके, 16.66 न्यूटन. यहाँ पर एक एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है ये कि सपोज ये कोई ट्रक है, ये सर्टेन स्पीड से चल रहा है, इस ट्रक में सैंड है. ठीक है, सैंड दिया हुआ है और यहाँ पर कोई होल किया हुआ है. ठीक है, तो इस होल से सैंड बाहर आ रहा है. तो सैंड ऐसे नहीं गिरेगा. सैंड कैसे गिरेगा? इस तरह से चलेगा. व्हाई? बिकॉज वेलोसिटी ऑफ सैंड इनिशियल वही है जो इस ट्रक का वेलोसिटी है. तो एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है. तो आप ऐसा समझ लीजिए, ट्रक अगर 5 मीटर चल रहा तो सैंड इस तरह से गिरा होगा. मतलब सैंड जहां पर गिरेगा ट्रक का पोजीशन जस्ट उसके ऊपर होगा. ट्रक का पोजीशन मतलब उस होल का पोजीशन. समझ गए? ये इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Force F acting on the particle M is indicated by the force time graph shown below. 0 to 8 सेकेंड में चेंज इन मोमेंटम बताना. तो देखो F क्या है? F is dp/dt. So what is dp? तो ये हो जाएगा F dt इंटीग्रेशन. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इम्पल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू F dt इंटीग्रेशन. अब देखो पहले भी बताया आपको, डिफरेंशिएशन इक्विवेलेंट टू स्लोप एंड इंटीग्रेशन इक्विवेलेंट टू एरिया. ठीक है, तो एरिया के इक्विवेलेंट आएगा इम्पल्स. चेंज इन मोमेंटम मतलब इम्पल्स. अब देखो ये वाला एरिया पॉजिटिव, ये एरिया पॉजिटिव, ये नेगेटिव. तो कितना इम्पल्स आया? तो अपने को ये एरिया निकालना है. फोर्स टाइम ग्राफ का न्यूटन है, सेकंड है, मतलब एमकेएस यूनिट है. डायरेक्ट एरिया लिखो. ये पॉजिटिव एरिया है ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस 2 है, हाइट 6 है, प्लस सॉरी माइनस 2 to 4, 2 बेस है, 2 लेंथ है, 3 ब्रेड्थ है. 2 इंटू 3 6. फिर ये रेक्टेंगल है, 4 to 8 4 है और ये 3 है. तो 4 इंटू 3 12. लेकिन ये प्लस साइन के साथ आएगा. बिलो एक्स एक्सिस नेगेटिव, अबव एक्स एक्सिस पॉजिटिव. तो ये पॉजिटिव एरिया है, ये नेगेटिव एरिया है, ये पॉजिटिव एरिया है. ठीक है, तो क्या आंसर आया? 6 कैंसिल, 12 न्यूटन इंटू सेकेंड. ओके, सिंपल क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. इन द फिगर बिलो पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, पार्टिकल का मास गिवन है, इम्पल्स बताना है 2 सेकेंड. देखो अब ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है. इम्पल्स एट 2 सेकेंड कैसे होगा? इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम.
ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम मतलब हमको कोई टाइम इंटरवल का रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन इम्पल्स एट 2 सेकेंड का मतलब होता है p एट t इज इक्वल्स टू 2 प्लस 0 माइनस p एट t इज इक्वल्स टू 2 माइनस 0। क्या मतलब हुआ इसका? मान लो एक बॉल है, ऐसे स्ट्राइक किया, रिबाउंड हो गया, 2 सेकंड पर स्ट्राइक किया, बिफोर 2 सेकंड 2 माइनस 0 मीन्स जस्ट बिफोर, आफ्टर 2 सेकंड 2 प्लस 0। तो ये मैथमेटिकल टर्म है, इसका मतलब ये क्या है, जस्ट बिफोर 2 सेकंड और ये जस्ट आफ्टर 2 सेकंड। बात समझ में आ गई? तो अब देखो यहाँ पर 2 सेकंड के बाद में क्या हो रहा है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, इसका स्लोप किसको इंडिकेट करेगा, वेलोसिटी को। तो मैं यहाँ लिखता हूँ यहाँ कितना वेलोसिटी है, फाइनल 0, भाई स्लोप 0 हो गया मतलब वेलोसिटी 0 है। और जस्ट बिफोर दिस इंपैक्ट इसका स्लोप कितना है, v1, परपेंडिकुलर 4 बेस 2, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2। अब इम्पल्स में कुछ नहीं है, इम्पल्स क्या होता है, m इंटू v2 माइनस v1। कितना भारी है ये, 0.1 kg। फाइनल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड 2। तो ये आंसर आ जाएगा माइनस 0.2 न्यूटन इंटू सेकेंड। प्लस माइनस दिया है तो कंसिडर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A disc of mass 1 kg kept floating horizontally in air, मतलब बैलेंस है, by firing bullet of mass 0.05 kg, रेट दे रखा है 10 per second. If the bullets rebound with the same speed, the speed with which these are fired. तो आप पहले सुन लीजिए कि जैसे सपोज ये कोई बॉल है, इस पर एक m मास की बॉल u स्पीड से हिट करती है, तो मोमेंटम चेंज हो गया इसका। बिफोर कोलिजन हम लेते हैं मान लो माइनस एम यू प्लस एम यू, तो आफ्टर कोलिजन कितना हो गया, माइनस एम यू। तो यहाँ पर थ्योरी क्या है, बहुत सिंपल सी थ्योरी है, फोर्स होता है हमेशा क्या, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ठीक है। प्लस एम यू और माइनस एम यू का डिफरेंस वेक्टर फॉर्म में तो माइनस 2 एम यू आएगा, क्योंकि हमको पी फाइनल माइनस पी इनिशियल करना है। लेकिन यहाँ पर सारे ऑप्शन में क्या है, पॉजिटिव साइन है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, एम यू माइनस ऑफ माइनस एम यू। तो एक बुलेट के कोलिजन से कितना फोर्स लग रहा है, 2 mu। कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है, 2 mu। अगर n बुलेट स्ट्राइक करती हैं तो कितना मोमेंटम चेंज होगा, 2 mu इंटू एन। अब t टाइम में n बुलेट स्ट्राइक कर रही है तो टाइम इंटरवल t हो गया और फॉर्मूला बन गया 2 mu बाय n बाय t। इतना फोर्स लगेगा। जब ये बॉल इसको स्ट्राइक करती है तो फोर्स ऊपर लग रहा है और ये डिस्क के वेट को क्या कर देता है, बैलेंस कर देता है, ठीक है ना, वेट को। तो क्या इक्वेशन बना यहाँ पर, 2mnu बाय t किसको बैलेंस कर रहा है, डिस्क के वेट को। ध्यान रखना है ये डिस्क के लिए है और ये बुलेट के लिए है। अब क्या करना है, आप तो सिर्फ वैल्यू पुट करना है, 2, 1 बुलेट कितने मास का है, 0.05। कितनी बुलेट स्ट्राइक हो रही है, 10 बुलेट स्ट्राइक हो रही है। कितना स्पीड है बुलेट का, फाइंड करना है। पर सेकंड लिखा हुआ है तो डिवाइडेड बाय 1 सेकंड हो गया। डिस्क कितना भारी है, 1 kg, और g का वैल्यू ले लीजिए 9.8 और 10, ठीक। तो ये 2 से कैंसिल करते हैं, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, दोनों डेसिमल कट जाएंगे। तो u कितना आ गया, 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब इसको आप डायरेक्ट लर्न भी कर सकते हैं कि ये फोर्स कितना लगता है, 2mnu या 2mu बाय n। अगर ये रीबाउंड हो रहा है ना तो डबल आया है। अगर मान लो ऐसा बोला होता कि स्ट्राइक करके स्टिक हो जाता है, जैसा होता है ना इन इलास्टिक कोलिजन, सो आफ्टर कोलिजन सपोज बुलेट से स्टिक हो गया है, ठीक है, उस केस में ये 2 नहीं आता है, समझ गए।
क्योंकि फिर स्टिक कर जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इनिशियल मोमेंटम mu, फाइनल 0, तो डिफरेंस लेंगे तो 1 mu आएगा ओनली, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जब भी रीबाउंड बोलते हैं तो डबल ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाता है। परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर टू द वॉल, ठीक है। नेक्स्ट, पार्टिकल का मोमेंटम दे दिए हैं, लेकिन पूछा है एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। तो भैया एंगल बिटवीन टू वेक्टर तो हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब दोनों वेक्टर हो हमारे पास। सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड वेक्टर। मोमेंटम गिवन है तो फोर्स कितना होगा, तो फोर्स कैसे कैलकुलेट होगा, फोर्स होता है डी पी बाई डी टी। ए कांस्टेंट है, आई कैप, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन के टी, और के टी का डिफरेंशिएशन के, ठीक है। ऐसे इधर करते हैं माइनस जे कैप, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा, फिर के टी का क्या होगा, के। तो फोर्स क्या आ गया अपने पास, फोर्स आ गया माइनस के कॉमन, तो माइनस ए के हो जाएगा, ये हो गया साइन के टी आई कैप प्लस कॉस के टी जे कैप। और कॉस थीटा निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है अपने पास, एफ डॉट पी अपॉन एफ इंटू पी। वेक्टर में बताया था ए डॉट बी इज व्हाट, ए बी कॉस थीटा। तो जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है तो ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला। व्हाट इज कॉस थीटा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी। लेकिन जब आप इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तब क्या रिजल्ट आएगा, देखो ये साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी का टर्म आ जाएगा, यहाँ पर माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी टर्म आ जाएगा। मतलब अल्टीमेटली ये जीरो आ गया। कॉस थीटा जीरो आने का मतलब थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब फोर्स लीनियर मोमेंटम के परपेंडिकुलर है, ठीक है। 3 ब्लॉक्स ए बी सी डायग्राम गिवन है, मास ऑफ ईच ब्लॉक ए एंड सी इज एम, ये दोनों एम है। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, बी का मास बताना है। देखो पहले हम ये टेंशन फाइंड करते हैं कितना है। देखो ये फोर्स लग रहा है टेंशन अपवर्ड, इसका वेट है mg। सेम यहाँ पर टेंशन अपवर्ड, वेट mg। तो ये तो पता चल गया कि दोनों स्ट्रिंग जो है उनमें टेंशन कितना है, स्मॉल mg, वो जो राइट वाले ब्लॉक्स है ना उनके लिए, ठीक है। मास ऑफ ईच ब्लॉक ए एंड सी इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, मास ऑफ बी m बताना है। अच्छा ओके, तो देखो ये जो b है मान लेता हूँ कैपिटल m है, तो इसका वेट कितना होगा, कैपिटल mg होगा। इधर टेंशन है t, ये भी टेंशन है t। अच्छा इसमें थीटा गिवन नहीं है, आपने बुक्स में देखा होगा जनरली ये 45 डिग्री गिवन होता है। चलिए यहाँ पर या थीटा पूछ भी सकते हैं, मास देते हैं तो थीटा गिवन नहीं है तो हम यहाँ ज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये एंगल मान लिया थीटा है, ठीक है। रिजॉल्व करेंगे टी कॉस थीटा, वर्टिकल टी साइन थीटा। इस टी को रिजॉल्व करेंगे टी कॉस थीटा और वर्टिकल टी साइन थीटा। तो ये हॉरिजॉन्टल वाले तो क्या होंगे, कैंसिल। 2t साइन थीटा किसके इक्वल आ रहा है, कैपिटल एम जी के। t कितना है, स्मॉल एम जी, वो जो साइड वाले ब्लॉक्स हैं, इस कैपिटल एम। g कट गया तो m कितना हो रहा है, ये m आ रहा है 2m इंटू साइन थीटा। अच्छा आपको पता होगा कि साइन थीटा की वैल्यू एक से ज़्यादा नहीं हो सकती है, हाईएस्ट वैल्यू एक है। तो इस कैपिटल M की भी हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है, 2m के इक्वल हो सकती है। तो ये हाईएस्ट है, इसका मतलब अगर मैं जनरल लिखूं तो m की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 2m। बात समझ में आ गई। तो इस कैपिटल M की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 2m, दोनों हो सकता है। अब वो इक्वल में तो कंडीशन ये होगा कि थीटा 90 हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गए।
तो ये थीटा 90 मतलब ये पुली सिस्टम ऐसा हो जाएगा। उस केस में 2t अपवर्ड, कैपिटल mg डाउनवर्ड। तो हम बोलेंगे कि ये जो आंसर है, अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, block of mass √3 kg rest on horizontal frictionless surface. What will be the acceleration of the block if it is subjected to two forces as shown? तो पहले हम इसके ब्लॉक के वेट को लिख देते हैं। कितना वेट है ब्लॉक का? √3 kg का ब्लॉक है, तो इधर वेट हो जाएगा कितना? √3g। इस 10 को रिजॉल्व करते हैं, 10 cos 60, cos 60 हाफ होता है, तो लेफ्ट साइड में 5 न्यूटन हो गया। अपर साइड में कितना होगा? 10 sin 60 मतलब 5√3। ठीक है, ये कितना है? 10√3। ठीक, हॉरिजॉन्टल फोर्स कैंसिल हो गए, ये वाला फोर्स इससे ज्यादा है। अगर ध्यान से सुनना, अगर ये फोर्स ज्यादा होता है इससे, तब तो ये ब्लॉक ऊपर लिफ्ट हो जाता। मतलब कुछ ऐसा हो रहा है, ये सरफेस है, ये ब्लॉक है, इधर कितना लग रहा है? 10√3, और अपर साइड कितना लग रहा है? 5√3। अगर ये वाला फोर्स इससे ज्यादा होता तो ये ब्लॉक ऊपर एक्सेलेरेट हो जाता, लेकिन ये ज्यादा है, इसका मतलब ब्लॉक नीचे की तरफ मोशन करने की कोशिश करेगा। लेकिन भैया यहाँ तो ग्राउंड है, तो होगा क्या? ये ब्लॉक ग्राउंड को नीचे प्रेस करेगा एन से, और ग्राउंड इसको एन से ऊपर प्रेस करेगा। तो अगर मैं सिर्फ ब्लॉक की बात करता हूँ, तो ब्लॉक पर 3 फोर्स लग रहे हैं, 10√3, 5√3, और ग्राउंड ने इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाया n। तो हम निकाल सकते हैं इन दोनों का सम इसके इक्वल है, तो n कितना हो जाएगा? 10√3 माइनस 5√3 मीन्स 5√3, दैट मीन्स 8.6 न्यूटन। ये पूछा नहीं है इसमें, इसमें तो ये पूछा है कि एक्सेलरेशन होगा कि कौन कौन से ऑप्शन पॉसिबल है। तो ऑप्शन कौन सा? नो एक्सेलरेशन विल बी देयर, बट दे कैन आस्क व्हाट? they can ask normal reaction from the ground. Okay, a body of mass 6 kg पोजीशन दे दी है, फाइंड क्या करना है? फोर्स। अच्छा, फोर्स निकालना है और एक सर्टेन बॉडी दिया हुआ है, तो फोर्स का क्या फॉर्मूला? m टाइम्स ऑफ a। अब a निकालते हैं पहले। x गिवन है t³ माइनस 75t, तो कितना वेलोसिटी? 3t² माइनस 75। डिफ्रेंशिएशन किया, कितना एक्सेलरेशन? एक बार और डिफ्रेंशिएशन किया, डिफ्रेंशिएशन ऑफ t² इज 2t, 2t इंटू 3 6t, 75 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, तो कितना एक्सेलरेशन हो गया? 6t। ये जनरल फॉर्मूला है, लेकिन हमको फोर्स कब फाइंड करना है? व्हेन टाइम इज 4 सेकेंड। तो वैल्यू पुट करते हैं। कितना भारी ब्लॉक है? 6 kg, 6t4, 6 into 6 36, and 36 into 4 144 न्यूटन का फोर्स लगेगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रेट ऑफ मास ऑफ गैस एमिटेड फ्रॉम रियर ऑफ रॉकेट इज इनिशियली 0.1 kg per second. If the speed of the gas relative to rocket is given u, the mass of rocket is 2 kg, then the acceleration of the rocket. देखो, इसमें ग्रेविटी फ्री दिया है क्या कहीं? ग्रेविटी फ्री। रॉकेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है आप समझ लीजिए, ये रॉकेट है, ग्रेविटी वर्क करता है डाउनवर्ड, रॉकेट पर फोर्स लगता है अपवर्ड, इट इज u dm/dt। ठीक है, मतलब एक्चुअली रॉकेट बर्न गैसेस को नीचे थ्रो कर रहा है, तो रॉकेट पर रिएक्शन लगता है अपवर्ड u dm/dt। इससे सॉल्व करते हैं इसको। तो कितना फोर्स लग रहा है रॉकेट के ऊपर? रॉकेट पर फोर्स लग रहा है u dm/dt, मतलब कितना? 50 स्पीड है, 0.1 मतलब कितना लग रहा है? 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर ग्रेविटी को कंसीडर करते हैं तो क्या होता है? तो
तो ये रॉकेट ऊपर ही नहीं उठ पाएगा, क्योंकि इसका वेट कितना है, 2 kg है ना। तो यहाँ पर अगर हमने लिया 2 इंटू जी 20, तो रॉकेट ऊपर नहीं उठेगा। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि एक लाइन और देना चाहिए था, ग्रेविटी फ्री स्पेस। तो ग्रेविटी फ्री होगा तो इस वाले पार्ट को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। उस केस में कितना एक्सेलेरेशन होगा, वैसे तो ये होता है F माइनस वेट बाय मास, लेकिन इस रॉकेट पर ग्रेविटी काम नहीं कर रहा है, इसलिए सिंपल ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ये गिवन होना चाहिए था वैसे, F बाय एम। तो 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इसका मास दिया हुआ है कितना, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ गई आपको। तो इसमें यहाँ पर ग्रेविटी फ्री देना जरूरी था। अगर ग्रेविटी फ्री ना हो तो एक्सेलेरेशन एक्चुअल में क्या आएगा, F माइनस एम जी डिवाइडेड बाय एम। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है। तो एग्जाम हॉल में कुछ गिवन है, नहीं गिवन है, तो आपको अपना कॉमन सेंस भी यूज करना है, मतलब ट्राई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि एनटीए वाले तो रेयरली अपनी मिस्टेक मानते हैं। अ मैन वेट दिया हुआ है 80 kg, stand on a weighing scale in a lift which is moving upward with a uniform acceleration of 5। सिंपल है, अपवर्ड है, ठीक है ना। तो जी इफेक्टिव कितना होगा, G प्लस ए। ठीक, अब G प्लस ए 10 प्लस 5 15। ठीक, तो कितना रीडिंग होगा, देखो रीडिंग होता है नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन मतलब W इफेक्टिव, एम जी इफेक्टिव। एम कितना है 80 kg, जी इफेक्टिव कितना है 15, तो 15 इंटू 80 ये हो जाएगा 1200 न्यूटन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सारे आंसर किसमें है, न्यूटन में है, लेकिन आपको ज़्यादातर जगह पे ऐसा मिलेगा लिखा हुआ 120 kg वेट। ठीक है, तो अगर आंसर न्यूटन में है तब तो आंसर क्या आएगा 1200 न्यूटन। और अगर आंसर इस फॉर्म में दिया हो तो ध्यान रखना ये केजी वेट है, ये मास नहीं है, वेट है। ठीक है, क्योंकि इस केजी वेट में वो जी इंक्लूडेड है, तो 120 इंटू जी है एक्चुअल न्यूटन में। ठीक है, और वेइंग मशीन का जो रीडिंग होता है वो नॉर्मल रिएक्शन होता है। हमारे सिलेबस में 2 तरह की वेइंग मशीन है, एक तो जिस पर आप खड़े हो जाते हैं ना वो वेइंग मशीन, तो उस वेइंग मशीन को आप जितना प्रेस करते हैं नॉर्मल रिएक्शन, उतना ही वेइंग मशीन आपको प्रेस करता है अपवर्ड, सो दैट नॉर्मल रिएक्शन इज रीडिंग, मतलब वेइंग मशीन का रीडिंग फोर्स को इंडिकेट करता है। सेकंड टाइप का वेइंग मशीन होता है कौन सा, स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग टेंशन को इंडिकेट करता है। जो स्प्रिंग बैलेंस है, स्प्रिंग बैलेंस में W इफेक्टिव मतलब क्या है, टेंशन। ठीक है, इस तरह का होता है। देखो ये कोई स्प्रिंग बैलेंस है, मास लेस है, इससे अगर हम एक m मास ब्लॉक सस्पेंड करते हैं, mg नीचे होगा तो स्प्रिंग में फोर्स कितना लगेगा, T, टेंशन के इक्वल। तो ये टेंशन किसको बैलेंस कर रहा है, mg को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका रीडिंग होता है, स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग मतलब टेंशन को इंडिकेट करता है। अगर स्प्रिंग बैलेंस को रिलीज कर दें, छोड़ दें, तो रीडिंग इमीडिएटली जीरो हो जाता है। क्यों जीरो हो जाता है, क्योंकि उस केस में जी इफेक्टिव जीरो, टेंशन जीरो, तो रीडिंग भी कितना हो जाएगा, जीरो। तो सिमिलरली अगर ये स्प्रिंग बैलेंस किसी लिफ्ट में है या बस में है, ट्रेन में है या पानी में है, तो सब जगह पर स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग टेंशन को इंडिकेट करता है। और टेंशन कैसे निकालते हैं, एम इंटू जी इफेक्टिव से। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम में जी इफेक्टिव डिफरेंट होता है। इसमें कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1। मान लो आपको ये एक स्प्रिंग बैलेंस दे दिया, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दे दिया 100 न्यूटन पर मीटर, और इससे 50 kg का वेट सस्पेंडेड है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पर। इस क्वेश्चन में अगर पूछे रीडिंग कितना है, तो रीडिंग तो इसका कितना है 50 kg वेट, यही रीडिंग है, या बोलेंगे 500 न्यूटन। अगर रीडिंग पूछा
तो टेंशन है और टेंशन यहाँ पर mg से बैलेंस हो रहा है, तो ये तो इसका रीडिंग हो गया। के देने का मतलब ये एक्सटेंशन भी पूछ सकते हैं कि भैया इस वेट की वजह से ये कितना एक्सटेंड हो जाएगी स्प्रिंग, तो ये टेंशन ही स्प्रिंग पर लगने वाला फोर्स है और स्प्रिंग का फोर्स अपने को पता है कितना होता है k इंटू एक्स। तो टेंशन कितना लग रहा है 500, k कितना गिवन है 100, x कितना होगा वही फाइंड करना है, तो x क्या आ गया 5 मीटर। बात समझ में आ गई? वो डेटा कुछ ऐसा है, अदरवाइज आंसर सेंटीमीटर में आना चाहिए था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यही है 5 मीटर। अंडरस्टूड? स्प्रिंग बैलेंस पर कुछ क्वेश्चन और भी बनते हैं, जैसे मान लो ये दो स्प्रिंग बैलेंस हैं, आइडियल हैं और इनसे हमने 50 kg का वेट सस्पेंड किया हुआ है। तो सिंपल है, जैसे मान लो दो वेइंग मशीन है, मान लो आपका वेट है 60 kg और आप एक वेइंग मशीन पर खड़े हो गए, तो वेइंग मशीन 60 kg शो करेगा, करेगा? ओके। अब दो वेइंग मशीन ले लो, एक पैर एक वेइंग मशीन पर रखो, एक पैर दूसरी वेइंग मशीन पर रखो, दोनों का रीडिंग का सम हमेशा 60 kg आएगा। अगर आपने लोड इक्वल डिवाइड किया होगा तो दोनों 30 kg वेट बियर कर रहे हैं। आपकी चॉइस है, आप इधर टिल्ट होगे तो इसका रीडिंग इंक्रीज हो जाएगा, इधर टिल्ट होंगे तो इसका इंक्रीज हो जाएगा रीडिंग। समझ में आ गया? डांस नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ तुमको, समझ गए? अच्छा, अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन में होती दो, मास लेस है, ठीक है ना, अब यहाँ 50 kg लटका दिया है, इस केस में तो इसका रीडिंग कितना था 25 kg, इसका रीडिंग भी कितना था 25, अगर दोनों आइडेंटिकल स्प्रिंग्स हैं। यहाँ पर क्या होगा भैया, ये तो एक स्ट्रिंग की तरह काम करता है, हर पॉइंट पर टेंशन क्या होगी सेम, हर पॉइंट पर टेंशन सेम होगी, तो इसका रीडिंग भी कितना 50, इसका भी कितना 50। आप क्या करो, एक वेइंग मशीन के ऊपर दूसरी वेइंग मशीन रख दो, अब आप खड़े हो जाओ, तो दोनों वेइंग मशीन अगर आइडियल हैं, मास लेस हैं, तो टोटल जो रीडिंग होगा वो 50 kg ही होगा। एक और पॉसिबिलिटी होती है कि मान लो ये जो वेइंग मशीन है इनके खुद के वेट भी दिए हुए हैं, आप 50 kg लटका दिया है, सपोज इसका वेट 3 kg है, इसका 3 kg है, ठीक है, तो इसका रीडिंग क्या होगा भाई, इस मशीन से तो यही लटका हुआ है, तो इसका रीडिंग तो कितना होगा 50 kg वेट। लेकिन अगर मैं इस मशीन की बात करूं तो ये 3 kg और 50 kg दोनों सस्पेंडेड है, तो अगर इस वेइंग मशीन की रीडिंग लिखते हैं तो कितना आएगा 53 kg, इसका नहीं है कुछ भी, इससे सस्पेंडेड वेट कितना है, तो इससे सस्पेंडेड वेट हो गया 50 + 3 53 kg। ठीक है, मतलब खुद स्प्रिंग बैलेंस का वेट कंसीडर नहीं करते हैं, उससे अगर कोई वेट सस्पेंडेड है तो उसको कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। A block D 300 kg suspended by means of two cords A and B as shown in the figure. W is a vertical wall, R is horizontal rigid beam. The tension in string A. ये डायग्राम थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा होगा, लेकिन सपोज ये डी ब्लॉक है, कितना फोर्स लग रहा है, अब देखो केजी वेट को ऐसे भी लिखा जाता है, केजी फोर्स मतलब केजी वेट है ये, तो ये 300 केजी वेट है, मतलब 3000 न्यूटन है, ठीक है, आंसर भी केजी में ही है वैसे, चलिए कोई बात नहीं। अब देखो ये टेंशन है मान लिया T2 और ये टेंशन मान लिया T1 है, ठीक है, ये पूछा है कि इसमें कितना टेंशन होगा, द टेंशन इन द स्ट्रिंग ए, ये वाला टेंशन फाइंड करना है, एंगल 45 है तो ये भी 45 ही होगा, रिजॉल्व करते हैं, T2 cos 45, T2 sin 45, ठीक है, T1 फाइंड करना है, T1 कितना T2 cos 45 और T2 sin 45 किससे बैलेंस है 300 kg वेट से बैलेंस है। तो देखो
साइन 45 कॉस 45 सेम ही होता है, तो ये भी कितना आ जाएगा 300 kg वेट। ये आप एक काम और कर सकते थे, ये एंगल 45 है, इसका तो ऐसा सिचुएशन बन रहा है ना, तो ये 45 डिग्री पर रिजल्टेंट बैलेंस तभी होगा जब ये दोनों इक्वल हो। भैया परपेंडिकुलर और बेस इक्वल होंगे तभी तो थीटा 45 आएगा। इसका मतलब ये दोनों फोर्स क्या होंगे सेम, तो ये स्ट्रिंग का टेंशन वही होगा जो यहाँ पर 300 kg वेट लटका हुआ है। बात समझ में आ गई? यहाँ पर 300 kg है, ये एंगल 45 तभी आएगा जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे, तो इधर भी कितना हो गया 300 kg वेट। टेंशन है, न्यूटन में भी हो सकता था, तो आंसर होता 3000 न्यूटन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। A string of negligible mass going over a clamp pulley, पुली का मास भी दिया हुआ है, support a block capital M as shown, the force on the pulley by the clamp is। देखो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, जनरली हम पुली के वेट को कंसीडर कहीं नहीं करते हैं, ठीक है, उसको इंटरनल मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा कुछ और है, पूछा है फोर्स ऑन पुली बाय द क्लैम्प, ठीक है। तो पहले समझो ये पुली है, इसका खुद का वेट कितना है स्मॉल एम जी, वेट सस्पेंडेड कितना है कैपिटल एम जी, तो स्ट्रिंग का टेंशन कितना हो जाएगा कैपिटल एम जी, ये भी कितना कैपिटल एम जी टेंशन। ये समझ में आया आपको? ये हमने पुली पर फोर्स लिखा है, ये हमने क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, फोर्सेस ऑन पुली। तो पुली पर कौन फोर्स लगा रहा है, एक तो ये स्ट्रिंग फोर्स लगा रहा है, एक ये स्ट्रिंग फोर्स लगा रहा है, और ग्रेविटी भी तो इसको फोर्स लगा रहा है। तो पुली पर लगने वाले फोर्स हमने मेंशन किए, क्लैंप की बात नहीं कर रहे हम, तो अभी बात कर रहे हैं पहले पुली पर लगने वाले फोर्स, ठीक है। इसमें देखो पुली पर ग्रेविटी और स्ट्रिंग के ये फोर्सेस हैं, पुली पर क्लैंप का भी फोर्स होगा ना, तो पुली पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है, क्लैंप प्लस इट्स वेट प्लस स्ट्रिंग, ठीक है। तो पुली अगर बैलेंस है, इसका मतलब पुली पर जो क्लैंप से फोर्स लगेगा वो बाकी के दोनों स्ट्रिंग और पुली के वेट को बैलेंस कर देगा। ये बात समझे नहीं? ये पुली क्लैंप पर बैलेंस है, मतलब नेट फोर्स तो पुली पर 0 होगा। पुली पर फोर्स कौन लगा रहा है, ये वाला स्ट्रिंग खींच रहा है इसको, कैपिटल टी इज एम जी, ये वाला स्ट्रिंग डाउनवर्ड पुल कर रहा है, कैपिटल टी इज एम जी, its own weight is small mg. So all these three forces are because of a string and its weight. Okay. ये फोर्सेस किससे बैलेंस हो रहे हैं, क्लैंप से। तो पहले मैंने इनका रिजल्टेंट निकाल लिया कि कितना फोर्स लगा इस पर, इनका रिजल्टेंट ये आएगा, ठीक है। कितना रिजल्टेंट, mg का स्क्वायर प्लस mg प्लस टी का स्क्वायर अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम जानते हो ना। हाँ, तो देखो ये पुली है, इस पर डाउनवर्ड कितना लग रहा है, कैपिटल टी प्लस स्मॉल एम जी, हॉरिजॉन्टल कितना लग रहा है, हॉरिजॉन्टल लग रहा है टेंशन ओनली, मतलब कैपिटल एम जी, इनका रिजल्टेंट ये हो जाएगा कितना, एम जी स्क्वायर प्लस एम जी प्लस स्मॉल एम जी स्क्वायर एंड देन अंडर रूट। अरे पाइथागोरस थ्योरम लगाया बस, ठीक है। ये पुली पर फोर्स कौन से हैं, जो स्ट्रिंग और ग्रेविटी ने लगाए हैं, लेकिन पुली बैलेंस है, इसका मतलब क्लैंप ने क्या किया, इन सारे फोर्सेस को बैलेंस कर दिया। तो फोर्स बाय क्लैंप कितना हो जाएगा, तो फोर्स बाय क्लैंप हो जाएगा, ये वाले रिजल्टेंट को बैलेंस करना है, अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और जी आप बाहर ले लीजिए। समझ में आ गया आपको? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, जी आउटसाइड द अंडर रूट है।
ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हाँ ये देखो, अब एक और क्वेश्चन। मास 1 kg सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ए, another string C is connected to its lower end. If sudden jerk is given to C, तो दो क्वेश्चन बनते हैं यहां पर। If C pull by increasing force, then tension at A greater than tension in C, उस केस में क्या होगा? A breaks first। क्यों लिखा है ऐसा? तो देखो, मान लो मैंने इसको फोर्स से पुल किया स्लोली ना, मान लो ग्रेजुअली इंक्रीजिंग फोर्स है, ठीक है, और इसका खुद का वेट 1g है। यहाँ पर टेंशन मैंने लिख दिया TA, तो टेंशन A में कितना है? 1g मतलब 10 न्यूटन प्लस वो इंक्रीजिंग फोर्स, तो टेंशन इन A 10 न्यूटन प्लस इंक्रीजिंग फोर्स मतलब टेंशन इन C, तो कौन सा टेंशन ज्यादा होगा? इसका टेंशन ज्यादा होगा ना। देखो आपने यहाँ पर मान लो 10 न्यूटन लगाया, तो C का टेंशन 10 न्यूटन हो गया, लेकिन A का टेंशन ये 10 न्यूटन प्लस 1g, 1g इज ऑल्सो 10 न्यूटन, तो टेंशन इन A इज ग्रेटर देन टेंशन इन B। तो अगर आप सी स्ट्रिंग को ग्रेजुअली फोर्स लगा के खींच रहे हैं, तो कौन से स्ट्रिंग के ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा हैं? तो ये वाले स्ट्रिंग के ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पर टेंशन A में टेंशन ज्यादा है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन तो मैंने ऐड कर दिया एक और। क्वेश्चन क्या है? सडन जर्क दिया है। अब सडन जर्क देने का मतलब ये हुआ, टेंशन इन सी सपोज 1000 न्यूटन हो गया, सडन मीन्स नो टाइम टू ट्रांसफर in string A. So before that, what happened? C will break. भाई ये कंडीशन तो तब आएगा ना जब हम स्लोली फोर्स लगा रहे हैं। हमने तो झटका देके C को ही खींचा है बस, तो हमने जो फोर्स लगाया है सडनली C की जो टेंशन बियरिंग कैपेसिटी है, जैसे हमने उससे ज्यादा का झटका दिया तो C स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी। ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन राइट करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई? तो अगर आपने C को झटका दिया तो C वाला स्ट्रिंग पहले टूट जाएगा। और क्वेश्चन में ये एडिशनल क्वेश्चन मैंने बता दिया कि अगर C पर फोर्स ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं, स्लोली इंक्रीज करते हैं, तब जाकर आप बोल सकते हैं कि A का टेंशन ज्यादा है, इसलिए पहले कौन सा स्ट्रिंग ब्रेक होगा? A स्ट्रिंग पहले ब्रेक होगा। ये तो दो क्वेश्चन है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A vessel containing water is given a constant acceleration A toward the right along a straight line. Which of the following diagram represent the surface of water? तो मैं आपको ये बता देता हूँ, जब ऐसा क्वेश्चन हो, सरफेस ऐसा है, तो इसका मतलब है या तो ये रेस्ट में है या इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब किसी भी तरह का कोई स्यूडो फोर्स नहीं है। ठीक है, तो ये वाला सरफेस कब होता है? जब या तो वो बीकर स्टेशनरी हो और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। इफ बीकर इज स्टेशनरी और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, in that case frame is inertial, no pseudo force act, no pseudo force act, that's why surface level horizontal। ओके, ये वाला डायग्राम सेकंड, सपोज मोशन डायरेक्शन ये दिया हुआ है, एक्सेलरेटेड है, तो राइट साइड एक्सेलरेटेड मींस pseudo force leftward, तो लेवल इज लाइक दिस। ओके, थर्ड पॉसिबिलिटी, motion is rightward but with some retardation,
some deceleration is given. Okay, so यहाँ पर देखो क्या होता है, retardation is given A. So rightward retardation, motion is rightward ना, so during rightward motion retardation को आप ऐसे को बोल सकते हैं, rightward retardation is equivalent to leftward acceleration. Leftward acceleration means rightward pseudo force. तो liquid level goes like this. Got it? ठीक है, तो आप आंसर चेक कर लेना जो भी है. नेक्स्ट, a block is kept on a smooth horizontal surface and applied by a force as shown in figure. The acceleration of the block will be, चेक करना पड़ेगा. देखो ये 10 न्यूटन है, तो ये कंपोनेंट कितना हो गया, 10 cos 37. 37 होता है 4/5, तो ये हो जाएगा 8 न्यूटन. एंड व्हाट अबाउट दिस फोर्स, 10 sin 37, it is 6 Newton. Sin 37 3/5, so 6 Newton. What about weight? So its weight is 1g, 10 Newton. Question is what? A smooth horizontal surface and force is applied as shown in the figure, the acceleration of the block. तो देखो ये वाले फोर्सेस तो किससे बैलेंस हो जाएंगे, नॉर्मल रिएक्शन से. तो अगर मैं लिखता हूँ समीशन ऑफ एफ वर्टिकल 0, वर्टिकल फोर्सेस 0 हैं, इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन 6 + 10 16 न्यूटन को बैलेंस कर देता है. तो नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम ग्राउंड कितना हो गया, 16 न्यूटन. एक्सेलेरेशन क्या होगा, तो नेट फोर्स लेफ्ट में है, तो एक्सेलेरेशन कितना, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास. व्हाट इज नेट राइटवर्ड लेफ्टवर्ड फोर्स, 8 न्यूटन. व्हाट इज मास, 1 kg. सो व्हाट इज एक्सेलेरेशन, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेफ्टवर्ड. कौन सा डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी लेफ्टवर्ड. ओके, ये एरो बता रहा है लेफ्टवर्ड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. apparent weight of person inside a lift is W1. When lift moves up, okay, when lift is moving up, then W1. तो W1 कितना हो गया, m times of g plus a, equation 1. W2 when lift is moving downward with same acceleration, तो भैया W2 कितना हो गया, m into g minus a, सेकेंड इक्वेशन पूछा गया है. The weight of person when lift moves up with constant speed, up with constant speed, तो कौन सा फ्रेम, inertial. Inertial means g इफेक्टिव कितना हो जाएगा, g inertial का मतलब है या तो लिफ्ट रुका हुआ है और लिफ्ट इज मूविंग upward or downward with constant velocity. So lift is moving with constant speed upward or downward, that means no upward acceleration, no downward acceleration. So what is g effective, g. So what is weight, mg. तो ये mg फाइंड करना है. अच्छा इसमें mg कैसे फाइंड करेंगे, a हटाना है, कुछ नहीं करना है, ऐड कर देते हैं. W1 + W2, m कॉमन 2g, तो mg कितना हो गया, W1 + W2/2, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट. ठीक है, वो ऐड करने से आ जाएगा. नेक्स्ट, यूनिफॉर्म चेन गिवन है, मास m, लेंथ l, is suspended from rigid support, tension in the chain at the distance y from the free end. तो देखो जहां भी टेंशन फाइंड करना होता है वहां उसका FBD ड्रॉ करते हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं. ये जो वेट है ये कितना होगा, ये हो जाएगा लैम्डा इंटू वाई, और ये वेट कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल माइनस वाई. डायग्राम क्लियर है. टेंशन ये फाइंड करना है ना, तो हमने इसको ब्रेक कर दिया, फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया. लैम्डा मीन्स है यहाँ पर मास पर यूनिट लेंथ. ठीक है, तो लैम्डा का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, m/l, l लेंथ m मास, सो 1 लेंथ m/l मास. ये वाला टेंशन फाइंड करने के लिए बोला है t.
ठीक है, तो ये टी किसके इक्वल होगा, इसके वेट के इक्वल होगा। इसका वेट कितना, लैम्डा वाई मास है इंटू जी, तो कितना टेंशन हो गया, लैम्डा वाई मास है सस्पेंडेड इंटू जी, लैम्डा क्या है एम बाय एल वाई जी, एम जी बाय एल टाइम्स ऑफ वाई। ठीक है, कितना टेंशन हो जाएगा इसके अंदर, क्लियर है ना। तो जहां भी टेंशन फाइंड करना होता है वहां पर हम उसका एफ बी डी बनाते हैं। यहाँ पर कोई एक्सेलरेटेड नहीं है इसलिए हमने जी ले लिया है। ये एक्सेलरेटेड अप दिया होता है, एक्सेलरेटेड डाउन दिया होता तो कॉरस्पॉन्डिंग जी चेंज हो जाता अपवर्ड, एक्सेलरेटेड मीन जी प्लस है, डाउनवर्ड अगर एक्सेलरेटेड दे दिया तो जी माइनस ए। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिचुएशन क्या गिवन है इसमें सिचुएशन गिवन है कि कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, पहले आप पढ़ लो क्या लिखा है, देखो यहां भी फ्रिक्शन नहीं है, इधर भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो एक्चुअल में इन दोनों के बीच में कोई फोर्स ही नहीं है, मतलब फोर्स है अपवर्ड वाला लेकिन हॉरिजॉन्टल में कोई नहीं है। तो ए गिवन है 1 kg, बी 2 kg, सी 0.5 kg, लेकिन यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है तो स्लाइड कर जाएगा। भाई हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन फाइंड करना है ना, तो ये क्वेश्चन ये था द फोर्स विच ए एक्सर्ट ऑन बी, तो इन दोनों के बीच में कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। तो अल्टीमेटली अगर मैं हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन लिख रहा हूं तो ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, ए और बी के बीच में नो हॉरिजॉन्टल फोर्स, नो फ्रिक्शन, मतलब नो हॉरिजॉन्टल फोर्स। ए पर हमने कितना फोर्स लगाया है एफ 50 न्यूटन। क्वेश्चन ये था ए ने बी पर कितना लगाया, तो सपोज स्मॉल एफ लगाया, तो बी ने भी ए पर कितना लगाया है, स्मॉल एफ लगाया है। दोनों का एक्सेलरेशन ए होगा तो ए तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, कितना फोर्स है 50 न्यूटन, कितना वेट है ए और बी का 1 + 2। समझ में आ गया हमने 3 को क्यों नहीं लिया है, सी को क्यों नहीं लिया है, एक्चुअल में यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है तो सी स्लाइड करता रहेगा लेकिन बी का कोई मोशन का अपोज नहीं करेगा। वर्टिकल में तो लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, but in the horizontal equation no force between B and C, so this horizontal force produces motion acceleration only in A and B। मतलब यहाँ C नहीं भी होता तब भी क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करते हैं, मतलब क्वेश्चन में मान लो यही दे दिया होता बस A और B, C है ही नहीं। ठीक है, तो विद C और विदाउट C सेम सॉल्यूशन आएगा, तो हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया। लेकिन हमको क्वेश्चन में पूछा है फोर्स विच ए एक्सर्ट ऑन बी, मतलब ए ने बी पर कितना फोर्स लगाया है ये वाला एफ बताना है, कितना लगाया एम ए, बी का मास कितना है 2 kg, एक्सेलरेशन कितना है 50/3। समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये फ्रिक्शन नहीं है इसलिए सी को कंसीडर नहीं किया है। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, T1 फाइंड करना है, इक्वेशन लिख देते हैं। ये कितना है 1g मीन्स 10 न्यूटन, दिस वन 6g मीन्स 60 न्यूटन। कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है ना, तो इसका एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड, इसका एक्सेलरेशन होगा लेफ्टवर्ड और इसका एक्सेलरेशन होगा अपवर्ड। इक्वेशन लिख देते हैं। इसके लिए क्या इक्वेशन है, तो इसके लिए इक्वेशन होगा 60 माइनस T1 is 6 into A. Equation for this 3 kg block, leftward accelerated है, that means T1 is more than T2, so T1 minus T2 is 3 into A, equation number 2. And if we write equation here, then what, T2 minus 10 is 1A, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये मैंने बिल्कुल बेसिक मेथड से बताया, अगर आप को NLM में प्रॉब्लम है, अदरवाइज आप एक्सेलरेशन डायरेक्ट भी लिख सकते थे। इस साइड से 10 न्यूटन पुलिंग है, इस साइड से 60 न्यूटन का पुलिंग है, तो एक्चुअल में नेट फोर्स एक्सेलरेट करने के लिए कितना लग रहा है 50, 60 माइनस 10 इज 50, और सिस्टम का मास कितना है 6 + 3 + 1
10, तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो आप इनको ऐड भी करोगे ना तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 5 माइनस T1 प्लस T1 माइनस T2 प्लस T2 कैंसिल, ये 6 3 1 10 है 60 माइनस 10 50। ओके, तो ये एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन आने के बाद आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। T1 निकालना है ना, इक्वेशन 1 ले लेते हैं। 60 माइनस T1 इज 6a, तो T1 कितना हो गया 6 इंटू 5 30, 60 माइनस 30 इज 30 न्यूटन। ठीक है, आप दूसरे उससे भी इससे भी निकाल सकते थे। सेकंड इक्वेशन T2 निकाल लो। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना आया 5, 5 प्लस 10 15, तो T2 कितना हो गया 15, 3 इंटू 5 15, ये माइनस T2 उस साइड जाएगा प्लस T2 हो जाएगा, तो सेम 30 न्यूटन आ जाएगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें कोई पुली रॉड दिया हुआ है, तो उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली स्टेप होती है एक्सेलरेशन निकाल लो, और फिर स्टेप 2 होता है एफ बी डी एट दैट पॉइंट वेयर यू वांट टू फाइंड टेंशन। तो सबसे पहले आप एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, उसके बाद जिस भी जगह पर टेंशन पूछा है उसी जगह पर एक एफ बी डी बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो इससे आप डायरेक्ट लिख सकते थे और बिना पेन के भी कर सकते थे इसको। ठीक है, नेक्स्ट, a block M is kept on an inclined plane theta, what should be the horizontal acceleration so that block does not slide? अब वैसे तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको आंसर याद होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट भी है। एक्सेलरेशन लेफ्टवर्ड है तो शूडो फोर्स कहाँ लगेगा, सॉरी एक्सेलरेशन राइटवर्ड है तो शूडो फोर्स कहाँ लगेगा, लेफ्टवर्ड। ग्रेविटी mg डाउनवर्ड, मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, ये थीटा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। यहाँ पर दो नहीं तीन क्वेश्चन बनते हैं तो तीनों को करेंगे हम। एम जी को रिजॉल्व किया, दिस वन एम जी कॉस थीटा एंड दिस वन एम जी साइन थीटा। एम ए को रिजॉल्व किया, थीटा का पड़ोसी कॉस कंपोनेंट एम ए कॉस थीटा एंड दिस वन एम ए साइन थीटा एंड दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। ये ब्लॉक रेस्ट में नहीं है, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू वेज रेस्ट में है। ठीक, मतलब ये ब्लॉक वेज पर स्लाइड नहीं कर रहा है, डाउनवर्ड भी नहीं जा रहा है, अपवर्ड भी नहीं जा रहा है। तो डाउनवर्ड अपवर्ड स्लाइड नहीं कर रहा है, दैट मीन्स block does not slide. That means what? Downward force mg sin theta is balanced by upward component of pseudo force ma cos theta. तो कितने एक्सेलरेशन होना चाहिए ट्रायंगुलर वेज का, g tan थीटा। अब इस क्वेश्चन को कई तरीके से घुमा फिरा के पूछते हैं। ये भी पूछ सकते थे कि ये ब्लॉक है, मान लो m मास का, इस पर रखा हुआ है स्मॉल m, कितना फोर्स लगाएं कि ये स्लाइड ना करें। क्या क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज कर दिया, ट्रायंगुलर वेज दे दिया एम मास कैपिटल और वो ब्लॉक दे दिया स्मॉल एम, कितना फोर्स है पुश करें कि वो ब्लॉक स्लाइड ना करे। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, सिंपल ये है, स्लाइड नहीं कर रहा है तो कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए, स्लाइड नहीं कर रहा है तो जी tan थीटा एक्सेलरेशन होना चाहिए, तो कितना फोर्स होना चाहिए, m प्लस स्मॉल m इंटू ए, और स्लाइड ना करने के लिए कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए, g tan थीटा। तो अगर इतने फोर्स से पुश करेंगे तो वो एक्सेलरेशन बन जाएगा और उस एक्सेलरेशन की वजह से ये स्लाइड नहीं करेगा। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो ये फोर्स भी पूछ कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन हो सकता था। एक क्वेश्चन इसमें और भी बन सकता था कि भैया कितने एक्सेलरेशन से स्लाइड, कितना एक्सेलरेशन से मूव करे जिससे कि ये स्लाइड ना करे, तो ये आंसर आ गया। एक ये भी पूछता है कि भाई नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा इस केस में जब ये स्लाइड ना करे। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा जब ये स्लाइड ना करे, तो नॉर्मल रिएक्शन आप ऐसे निकाल सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर दें, एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा।
एम ए कितना है, जी टेन थीटा, जी कॉस थीटा, टेन को साइन अपॉन कॉस पुट करना तो ये आ जाएगा एम जी बाय सेक थीटा, सॉरी एम जी बाय कॉस थीटा। ठीक है, टेन इज साइन अपॉन कॉस ना, तो एम जी अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। बिल्कुल एकदम क्वेश्चन है, 10 सेकंड का क्वेश्चन है। कितना फोर्स लगाया, 90, कितना मास है, 10 प्लस 15 प्लस 20, 25 प्लस 20, 35। कोई फ्रिक्शन वगैरह तो नहीं दिया हुआ ना, तो 90 बाय 35 हो जाएगा। कोई आंसर ही नहीं आ रहा है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलोइंग, 20, अच्छा सॉरी 45 है, ओके ओके, ठीक है। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इनका इंडिविजुअल पूछा है तो मैंने बोला था कि स्टेप 1 में तो एक्सेलरेशन निकालना है। 10 kg पर पूछा कितना फोर्स लग रहा है, एफ। अगर यहां पर पूछा है ना एफ, तो ये वाला फ्री बॉडी बनाना है। ये भी पूछ सकते हैं यहाँ कितना एफ लग रहा है, दोनों पे लगता है एफ, इस तरह से वर्क करता है। ये F2 भी दोनों पे लगता है। तो अगर मेरे को ये F2 निकालना है ना, तो मुझे फ्री बॉडी फिर ऐसे बनाना है, 10 प्लस 15 20, और ये वाला F2 बताना है। तो डायरेक्ट लिख सकते हो ना, कितना F, 10A, कितना F2, 25 है सॉरी, 15 प्लस 10 25। अंडरस्टूड। तो जहां पर भी पूछा है वहीं पर ये FBD बनाना है। स्टेप 1 में नेट फोर्स अपॉन टोटल मास से एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन 2 kg ब्लॉक। इस पर 2 kg पर नेट फोर्स पूछा है, ठीक है। अच्छा कितना एक्सेलरेशन, 10 न्यूटन फोर्स है, और टोटल मास 2 प्लस 3 5 प्लस 5 10, कितना हो गया 1। नेट फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 2 kg है, इसका एक्सेलरेशन 1 है, तो नेट फोर्स कितना हो गया 2 इंटू 1। ये फोर्स नहीं पूछा है इन दोनों के बीच में, नेट फोर्स पूछा है, ध्यान से सुन लीजिए। तो नेट फोर्स तो हमेशा मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। 2 kg का ब्लॉक है, 1 एक्सेलरेशन है, तो नेट फोर्स 2 होगा। 2 kg ने 3 kg को कितना पुश किया, 3 ने 2 को कितना पुश किया, वो एक अलग क्वेश्चन होता है जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब आपको एक सिस्टम दे दिया है, इस व्यक्ति का वेट है, मास ऑफ द मैन इज 50 kg, लिफ्ट का है 30 kg। If the system is in equilibrium, then force applied by man on the rope, सिर्फ इक्विलिब्रियम का है। तो अगर मैं मैन प्लस लिफ्ट को एक सिस्टम ले लेता हूँ, तो टोटल ग्रेविटी कितना पुल कर रहा है इनको, 50 kg का व्यक्ति है, 30 kg का लिफ्ट है, तो 50 प्लस 30 इंटू जी, ठीक है, मतलब 800 न्यूटन ग्रेविटी इतना पुल कर रहा है। अब देखो सिस्टम को एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स तो लग रहा है इन दोनों का वेट। फिर क्या, ये पर्सन स्ट्रिंग को पुल करता है एफ से, तो ये स्ट्रिंग भी इसको एफ से पुल करेगी, मतलब स्ट्रिंग का टेंशन एफ हो गया, इधर भी टेंशन टी। तो अल्टीमेटली इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स कितना लग रहा है, 2T, 2T या 2F, क्योंकि ये T और F तो सेम ही है ना। ये पर्सन मैन जितना स्ट्रिंग को पुल करेगा, स्ट्रिंग भी सेम फोर्स से पुल करेगी, ठीक है। तो टेंशन भी उतना ही हो जाएगा। तो 2T कितना हो गया, 2T is 800, so what is tension or what is applied force by this man to hold this string, 400 Newton. Okay, next question, in the figure a block is given
वेट। अच्छा फिर वही डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, 45 डिग्री बोला है। अच्छा फिर भी पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। व्हाट शुड बी द वेट W सच दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द सरफेस, मतलब बैलेंस, डज नॉट स्लिप मतलब बैलेंस। तो अभी थोड़ी देर पहले बोला था मैंने, ये 45 डिग्री तब होगा ना जब ये दोनों बेस और परपेंडिकुलर सेम होंगे। तो ये 60 न्यूटन है, तो कितना फ्रिक्शन 0.5। सो कितना फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पर 0.5 इंटू इसका वेट 60 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन 60 न्यूटन। तो 0.5 इंटू 60 कितना हो गया 30 न्यूटन। मतलब पॉइंट ये है कि इधर 30 न्यूटन लग रहा है, इधर वेट है, और ये एंगल 45 है। तो एंगल 45 कब आएगा, जब परपेंडिकुलर बेस सेम होंगे। तो आंसर कितना हो गया 30 न्यूटन के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ये स्ट्रिंग यहाँ पर इसको पुल कर रहा है हुक को, तो ये हुक भी इसको पुल करेगा। सेम ये स्ट्रिंग इसको पुल कर रहा है हुक को, या जो भी सपोर्ट है, सो दैट सपोर्ट आल्सो पुल दिस स्ट्रिंग। तो अगर मैं इस स्ट्रिंग की बात करता हूँ, सो व्हाट इज वेट W, व्हाट इज एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट फ्रॉम द हुक, से दिस वन इज T एंड दिस वन आल्सो T। एंगल कितना है हॉरिजॉन्टल से थीटा, ठीक है। T cos थीटा कैंसिल, अपवर्ड फोर्स हो गया 2T साइन थीटा। तो 2T साइन थीटा किससे बैलेंस हो रहा है W से। तो T कितना हो जाएगा W/2 साइन थीटा या W/2 कोसेक थीटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 blocks shown in figure are connected by 2 heavy uniform ropes and upward force 600 Newton is applied as shown in figure. What is the acceleration of the system? तो पहले हम ये चेक करते हैं कि ऊपर जाएगा भी या नहीं। तो पहले ये चेक करते हैं अपन, देखो अपवर्ड फोर्स कितना है 600 न्यूटन, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल ग्रेविटी भी लगा रहा है, ये एक्सेलरेटेड तो नहीं है ना। एक्सेलरेशन फाइंड करना है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। ओके, 10 प्लस 12 22, 22 प्लस 16 38, और ये दोनों 2 है, 38 प्लस 2 40। तो टोटल जो सिस्टम है वो 40 kg का है। तो ग्रेविटी फोर्स लगा रहा होगा कितना mg 400 न्यूटन। क्वेश्चन में एक्सेलरेशन पूछा है, अपवर्ड फोर्स ज्यादा है तो एक्सेलरेशन भी कहाँ होगा अपवर्ड होगा। तो कितना एक्सेलरेशन नेट फोर्स अपॉन मास। So 200 by 40 is 5 meter per second square. Okay, कोई आंसर ही नहीं है। How it is possible? Let me check again. 3 blocks are given, 2 heavy rope, and upward force 600 Newton is applied as shown in the figure. What is the acceleration of the system? 12 plus 16 28, 28 plus 2, अच्छा आ तो रहा है फर्स्ट, सॉरी फर्स्ट आ रहा है 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार सिचुएशन देख लीजिए क्या लिखा हुआ है इसमें। अब देखो एक्सेलरेशन पूछा है, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। मैंने बोला a1 और a1 a2 a3 बताना है। इसका एक्सेलरेशन a2, इसका एक्सेलरेशन a3। एक्सेलरेशन मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे, ये 2 mg है और ये mg है, तो नेट कितना हो गया 2 mg माइनस mg, एंड व्हाट इज मास ऑफ सिस्टम ओनली m। तो ये a1 कितना आ गया g, ठीक है।
A2 एक्सेलरेशन लिखते हैं, ये mg ग्रेविटी प्लस ये mg 2mg, इधर भी mg, तो वही सेम 2mg माइनस mg, लेकिन इस सिस्टम का मास m नहीं है, इसमें तो केवल एक m ही था, इसमें m प्लस m कितना मास है 2m, तो डिवाइडेड बाय 2m हो जाएगा, मीन्स g बाय 2। इस सिस्टम में क्या एक्सेलरेशन आएगा A3, वही सेम ग्रेविटी एक्सर्ट 2mg एंड mg, तो नेट फोर्स कितना आया सेम 2mg माइनस mg, लेकिन इस सिस्टम का मास कितना है 3m है, तो आंसर क्या आया g बाय 3। आप इक्वेशन लिख के अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या इक्वेशन होता है, ये टेंशन हो गया, इधर mg माइनस t माइनस mg इज m है, ठीक है, सिंपल पुली सिस्टम की इक्वेशन से। पॉइंट यहाँ पर क्या है, इन तीनों सिचुएशन में देखने पर आपको लगेगा एक साइड में mg है, अदर साइड में 2mg है, सेम फोर्स लग रहा है, यस सही है, सेम फोर्स लग रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन डिफरेंट है। वो इसलिए डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर मास ऑफ सिस्टम ओनली m है, यहाँ पर मास ऑफ सिस्टम 2m है, और इस थर्ड केस में मास ऑफ सिस्टम 3m है, तो फोर्स सेम है, ये सबसे हैवी है, इसका एक्सेलरेशन सबसे कम है, तो A1 ग्रेटर देन A2 ग्रेटर देन A3, ठीक है। एक क्वेश्चन और ऐड कर लीजिए, इसमें टेंशन भी पूछ सकते हैं, तो अपने आप सॉल्व करना, कोई डाउट है तो पूछना। नेक्स्ट, in the diagram shown, block A of 2 kg is hanging from the string passing over a smooth pulley. Block B is placed on the top of table. If the reaction of the table is 10 Newton, mass of block B is, देखो A का कितना मास है 2 kg, मतलब 20 न्यूटन, ठीक। अब देखो यहां पर ये कोई टेबल पे रखा हुआ है बी ब्लॉक, ठीक है, B is placed on table. If the reaction of the table is 10 न्यूटन, तो टेबल इसको अपवर्ड पुश कर रहा है 10 न्यूटन से, करेक्ट है। इससे क्या पता चल रहा है हमको, इससे पता चल रहा है B is stationary on table। कैसे पता चला भाई, नॉर्मल रिएक्शन तो तभी लगेगा ना जब ये बी ब्लॉक इस टेबल के कांटेक्ट में रहे, कांटेक्ट में नहीं होता तो ऊपर उड़ जाता, टेबल के कांटेक्ट में है, इसका मतलब स्टेशनरी है। अब सिस्टम स्टेशनरी है तो ये टेंशन कितना हो गया 20 न्यूटन, ये टेंशन कितना हो गया 20 न्यूटन, इसका मतलब बी का वेट है कितना, तो बी पर टोटल लग रहा है 30 न्यूटन अपवर्ड, तो इधर वेट कितना हो जाएगा, तो बी का वेट 30 न्यूटन के इक्वल है, इसका मतलब बी जो है वो 3 kg के इक्वल है। तो सारी पिक्चर यहाँ क्लियर हो रही है, नॉर्मल रिएक्शन of the table is 10 Newton, that's why system is not accelerated, that B block is remains stationary on table, got it। next question पर आते हैं, two masses given है 1 kg and 5 kg are attached to the end of massless string, पुली से पास हो रहा है, mass starts moving during this interval, the reading of spring balance will be, तो पहले हम इसका एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, फिर टेंशन निकालना पड़ेगा। तो देखो मान लेते हैं यहाँ पर टेंशन है T, तो ये भी T होगा, यहाँ 2T हो जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अदरवाइज इक्वेशन लिखना पड़ेगा, m1g माइनस टी इज m1a एंड t माइनस m2g इज m2a। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो टेंशन आ जाएगा कितना 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। Two masses 1 kg 5 kg are attached to the ends of massless string passing over pulley of negligible weight. Pulley itself is attached to a light spring balance as shown. Masses starts moving during this interval, the reading of the spring balance, okay। 2 m1 कितना है 1, m2 5 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 5 इंटू जी, तो कितना टेंशन आ रहा है, तो ये आ रहा है 10/6
या 5/3g, तो हम बोल सकते हैं 5/3 kg वेट। ठीक है, लेकिन पूछा क्या है, पूछा स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग है ना, रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। तो अपने को पूछा गया यहाँ पर रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। रीडिंग का मतलब टेंशन, और कितना टेंशन, 10/3 मीन्स 3.33। तो आंसर क्या आएगा, मोर देन 6 kg रॉन्ग है, इक्वल टू 6 kg रॉन्ग है, लेस देन 6 kg आ रहा है। ठीक है ना, वो केजी वेट में लिखा है, मैंने डायरेक्ट जी नहीं लिखा है वहाँ, है ना। तो ये भी 3.33 kg वेट। ठीक है, एग्जैक्टली वो पर्पस इसका ऐसा था कि आप कहीं ऐसा कंफ्यूज हो जाए कि ये 5 और 1 है तो 6 kg रीडिंग आ जाएगा। नो, 6 kg नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, जहां भी ये पुली का कंस्ट्रेंट कंडीशन होता है ना, तो पुली के कंस्ट्रेंट कंडीशन में आप ऐसा समझ लो, इसका एक्सेलेरेशन 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि ये तो फिक्स है भाई, ये वाला पॉइंट तो फिक्स है, तो इसका एक्सेलेरेशन तो 0 होगा। अब मान लेता हूं कि ये एक्सेलेरेशन कितना है, a1 है, और इसका एक्सेलेरेशन मान लेता हूं a2 है। तो ये जो 1 पॉइंट है, इसका एक्सेलेरेशन कितना हो गया, इसको a2 ले लेते हैं, इसको a3 ले लेते हैं। इसका एक्सेलेरेशन कितना हो गया, a2, और इसका कितना हो गया, a3। ठीक है, तो पुली के अगर ये 3 पॉइंट हैं, तो इसकी जो कंस्ट्रेंट कंडीशन होती है, मतलब ये तीनों पॉइंट आपस में एक दूसरे से किस तरह से मोशन में रिलेटेड होंगे, तो a1 प्लस a2 इज ट्वाइस a3, मतलब इसका एक्सेलेरेशन प्लस इसका एक्सेलेरेशन इज इक्वल्स टू डबल ऑफ दिस, सबको एक ही डायरेक्शन में लेना होता है। ठीक है, तो a1 तो 0 है भैया, क्योंकि ये एंड तो फिक्स है, तो a2 कितना आ गया, 2a3। ठीक, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये m1 है, ये पुली है m2, पुली पर F फोर्स लग रहा है, स्ट्रिंग पर टेंशन T है। ठीक है, लेकिन A2 कितना है, ट्वाइस ऑफ A3। किसका एक्सेलरेशन पूछा है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक M1। ओके, इसका एक्सेलरेशन पूछा है, तो अगर ये मैं A ले लेता हूं, A3 कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ A2। तो अगर इसको A2 A ले लिया, तो ये कितना हो गया, A/2। अब फोर्स लिखता हूं, इस पर तो केवल एक T लग रहा है, इस पर 2 T लग रहे हैं। ठीक है, तो ये फोर्स कितना हो गया, 2T। अब इक्वेशन क्या लिखा जाएगा, इक्वेशन लिख सकते हैं डायरेक्ट। इसके लिए क्या इक्वेशन है, F माइनस 2T इज M2 इंटू A/2, इक्वेशन 1। और इसके लिए क्या इक्वेशन लिखा जाएगा, T इज M1 इंटू A, इक्वेशन नंबर 2। T का वैल्यू यहां से यहां पुट कर दीजिए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, इनको सॉल्व कर लो, T का वैल्यू इधर पुट कर दो, तो ये एक्सेलरेशन फाइंड हो जाएगा। ठीक है, हमने डायरेक्ट A ही निकालना है, तो A ही कैलकुलेट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a block 2 kg 2m hangs by an inextensible light string which pass over a smooth pulley. Another block of mass m hangs from the other end of the string and is connected to a vertical massless spring. The system is stationary just after string is cut. देखो ये जो क्वेश्चन होता है ना स्ट्रिंग और स्प्रिंग वाले, इनमें एक चीज ध्यान रखना है, स्ट्रिंग जहां पर कट करेंगे ना, तो स्ट्रिंग में कोई भी रीस्टोरिंग वो नहीं है प्रॉपर्टी। ठीक है ना, तो जब आप स्ट्रिंग को कट करते हैं, तो स्ट्रिंग का टेंशन इमीडिएटली 0 हो जाता है। भाई स्ट्रिंग में कोई इलास्टिक बिहेवियर नहीं है, आपने स्ट्रिंग को कट किया, तो कट करते स्ट्रिंग का टेंशन कितना हो गया, 0। लेकिन स्प्रिंग का टेंशन भी 0 होगा थोड़े टाइम बाद। थोड़े टाइम बाद क्या होगा, स्प्रिंग जब अपनी नेचुरल लेंथ में आ जाएगी, तो स्प्रिंग का फोर्स भी 0 हो जाएगा, लेकिन इमीडिएटली नहीं होगा। भाई आपके पास एक स्प्रिंग है,
आप उस पर वेट लगाओगे, सपोज वेट हटा दिया, तो स्प्रिंग ऐसा नहीं होगा कि सडन ऐसा हो गया, तो वो जो टाइम लग रहा है ना, उसकी वजह से स्प्रिंग का बिहेवियर स्ट्रिंग के बिहेवियर से डिफरेंट है। तो देखो हो क्या रहा है यहाँ पर, ये 2mg है, ये टेंशन है, इधर ये टेंशन है, ये mg है। तो ये तो पता चल गया भाई mg t कितना है यहाँ पर 2mg, ये 2mg है, ये mg, तो स्प्रिंग का फोर्स कितना हो गया mg। समझ में आ गया ये एनालिसिस। पहले की बात कर रहे हैं, बिफोर, जब ये सिस्टम में कोई कट नहीं लगाया है, तो ये टेंशन 2mg को बैलेंस करता है, ये टेंशन भी 2mg है, इसका मतलब ग्रेविटी mg और स्प्रिंग भी mg। अब क्या किया, जस्ट आफ्टर स्प्रिंग कट, स्ट्रिंग कट, जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग कट, तो स्ट्रिंग कट मतलब t क्या हो जाएगा, इमीडिएटली 0 हो जाएगा। ठीक है, t की वैल्यू टेंशन की जैसे ही कट करेंगे वैसे ही 0 हो जाएगा। तो डायग्राम बनाते हैं, तो 2m है, इस पर 2mg लग रहा है, इसका एक्सेलेरेशन कितना होगा, भाई टेंशन तो हट गया ना, तो कितना एक्सेलेरेशन 2mg बाय 2m मतलब g। इसको देखते हैं, इस m वाले को देखते हैं, ग्रेविटी लग रहा है, स्प्रिंग का फोर्स इमीडिएट 0 नहीं होता है, ये भी लग रहा है mg, तो इसका कितना एक्सेलेरेशन होगा, तो इसके ऊपर भी 2mg लग रहा है, लेकिन इसका मास m है, तो कितना आएगा 2g, और दोनों के एक्सेलेरेशन का आएंगे डाउनवर्ड। तो m वाले का एक्सेलेरेशन 2g डाउनवर्ड और 2m वाले का एक्सेलेरेशन g डाउनवर्ड। समझ में आ गया आपको, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्ट्रिंग का फोर्स जैसे ही कट करेंगे इमीडिएटली 0 हो जाएगा, लेकिन स्प्रिंग का फोर्स इमीडिएटली 0 नहीं होगा, इट टेक सम टाइम। ओके, नेक्स्ट, a block of mass m is kept on rough horizontal surface of cart, acceleration a is given of the to the cart, friction coefficient mu, find the value of acceleration so that mass does not slip। अब इस मास की बात करते हैं, कौन सा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल है, एक्सेलरेटेड है। ठीक है, ये एक्सेलरेटेड कहाँ है, राइट में, तो शूडो फोर्स कहाँ लगेगा, लेफ्ट में। ठीक है, तो इसके ऊपर शूडो फोर्स लगेगा कितना, m इंटू ए लेफ्ट में। ठीक है, इस शूडो फोर्स की वजह से ये ब्लॉक लेफ्ट साइड में स्लाइड करने की कोशिश करेगा, कोशिश को रोकने के लिए क्या करेगा, फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो हम बोलेंगे कि ये स्लाइड नहीं कर रहा है, स्लाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये शूडो फोर्स लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है या लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल है। ज़्यादा होते ही तो स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एम ए लेस देन इक्वल टू, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एम जी डाउनवर्ड, नॉर्मल डायरेक्शन अपवर्ड, सो म्यू एस इंटू एम जी। म्यू एस भी होता है कहीं पर, म्यू लिमिटिंग म्यू एल भी होता है। ठीक है ना, तो आंसर क्या आ गया यहाँ पर, म्यू एस ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए बाय जी। ठीक है, या ए लेस देन म्यू जी, तब तक ये स्लाइड नहीं करेगा, और इससे ज्यादा एक्सेलरेशन होते ही ये स्लाइडिंग स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट है, √3 kg का ब्लॉक है, प्लेस्ड ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच ब्लॉक स्टार्ट स्लाइडिंग। तो देखो ये क्या होगा, एफ cos 60, ये अपवर्ड हो जाएगा एफ sin 60, इसका वेट कितना है √3, तो √3 इंटू जी। ठीक है, पहले हम इसका निकालते हैं नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन और ये सेम डायरेक्शन में √3g से बैलेंस हो जाएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया, तो ये आ जाएगा √3g माइनस एफ sin 60,
या √3g माइनस एफ साइन 60 होता है √3/2। ठीक है, ये तो नॉर्मल रिएक्शन हो गया। मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ बताना है, तो यहाँ पर लेफ्ट में फोर्स लग रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, राइट में। तो ये जो एफ cos 60 है, ये कितना होना चाहिए, एफ एस, ये एफ एस से ज्यादा, तो मिनिमम बोला है तो हमने एफ एस लिख दिया है। इस फॉर्मूले से एफ कितना आ रहा है वो निकालना पड़ेगा आपको। एफ एस हो जाएगा म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन, तो ये हो गया F/2। एफ एस कितना, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन, एंड नॉर्मल रिएक्शन इज व्हाट, √3g माइनस एफ √3/2। ठीक है, तो ये हो गया F/2। म्यू एस कितना है, 1/2√3, और ये है √3g माइनस 1/2√3, और ये टर्म कितना है, एफ √3/2। ठीक है, तो देखो क्या सॉल्व हो रहा है, ये √3 कैंसिल। ठीक है, g/2 मीन्स 5 माइनस √3 कैंसिल, f/4, तो f/4 माइनस टर्म है, लेफ्ट में आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो f/2 प्लस f/4 मीन्स 3f/4, और ये किसके इक्वल आ रहा है, 5 के, तो f कितना हो जाएगा, 20/3। ठीक है, कोई आंसर ही नहीं है, कैलकुलेशन चेक कर लेना, समझ गए, 20/3 आ रहा है, हो सकता है कोई कैलकुलेशन गड़बड़ हो। नेक्स्ट, F is KT applied on a block A as shown in figure where T is time। अच्छा, ये तो फ्रिक्शन का ग्राफ है भाई, हाँ ठीक है ठीक है, तो फ्रिक्शन का ग्राफ तो ये होता है ना, इस तरह का ग्राफ होता है एग्जैक्ट, फ्रिक्शन फोर्स एंड अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ फ्रिक्शन, यहाँ ले रहा हूँ अप्लाइड फोर्स। तो पहले तो जब तक मोशन नहीं होता स्ट्रेट लाइन होता है, फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग, मतलब फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स को बैलेंस कर देता है, परपेंडिकुलर बेस बैलेंस है तो ये एंगल 45 डिग्री, इस फ्रिक्शन को बोलते हैं स्टैटिक। इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है, इसको बोलते हैं एफ लिमिटिंग। इसके बाद में एक स्लाइट कर्व होता है, अब देखो ये कर्व का कभी पूछा नहीं है डिटेल में, लेकिन अगर आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। ये एक तरह का क्या होता है, सर्कुलर आर्क होता है। ठीक है, उसके बाद मोशन स्टार्ट होगा और फ्रिक्शन हो जाएगा काइनेटिक। ठीक है, तो थर्ड आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, an object take n times as much time to slide down a 45 degree rough inclined plane as it take to slide down a perfectly smooth 45 degree incline। तो सुन लीजिए, यहाँ पर दो तरह की कंडीशन है, 45 डिग्री इंक्लाइंड है, थीटा गिवन है। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो इसका एक्सेलरेशन कितना, तो सिर्फ g sin थीटा लगेगा, मान लेते हैं इसको टाइम लग रहा है t। ठीक है, अब दूसरा केस दिया हुआ है, दूसरे केस में क्या बोला, ये तो केस फर्स्ट हो गया। केस सेकंड है, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शनल सरफेस पर एक्सेलरेशन कितना होता है, तो ये हो जाता है g sin थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। भैया सिंपल है, स्लाइडिंग ग्रेविटी डाउनवर्ड पुल कर रहा है, स्लाइड डाउनवर्ड कर रहा है, इसका मतलब फोर्स फ्रिक्शन अपवर्ड लगेगा, तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा g sin थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। अगर इसको यहाँ t टाइम लग रहा था तो यहाँ पर कितना टाइम लग रहा है, n t, ऐसा इसमें लिखा हुआ है, कितना लग रहा है, n टाइम्स लग रहा है, आई थिंक n ही लिखा है, हाँ n टाइम्स। दोनों केस में s की वैल्यू सेम है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हाफ a1 t1 स्क्वायर इज हाफ a2 t2 स्क्वायर। भाई इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, वैल्यू पुट करते हैं, हाफ कैंसिल। पहले एक्सेलरेशन था g sin थीटा और टाइम लग रहा था t, अब एक्सेलरेशन हो गया g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, लेकिन अब टाइम लग रहा है एन टी। ठीक है, तो g कैंसिल हो गया, t स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा कितना आ गया,
तो यहाँ साइन थीटा आ जाएगा कितना, एन स्क्वायर साइन थीटा माइनस म्यू एन स्क्वायर कॉस थीटा। इस टर्म को इधर ले आते हैं, ठीक है, म्यू फाइंड करना है ना, तो इसको उधर लेके आते हैं। म्यू एन स्क्वायर कॉस थीटा इज एन स्क्वायर माइनस 1 साइन थीटा। तो मैंने यहाँ जनरल आंसर लिख दिया है। क्या आंसर आया, एन स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ टेन थीटा। इसमें थीटा 45 दिया हुआ है, टेन 45 1 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1 बाय एन, ये आ जाएगा मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंसेक्ट क्रॉल अप अ हेमिस्फेरिकल सरफेस वेरी स्लोली। वेरी स्लोली इसलिए बोला है जिससे कि आप यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स के चक्कर में ना पड़े। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन इंसेक्ट एंड सरफेस 1/3। अच्छा पूछा कितने एंगल तक जाएगा ये विदाउट स्लाइडिंग। तो देखो जो अपने को पता है ना, अपन इसको बहुत सिंपल ट्रिक से कर सकते हैं। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, tan phi इज म्यू एस, और कितना म्यू एस दिया हुआ है इसमें 1/3, तो ये 1/3 हो गया, सिंपल। tan phi 1/3 है तो cot phi कितना होगा 3। फर्स्ट आंसर। भाई स्लाइडिंग कब स्टार्ट होता है, when angle of inclined is more than angle of repose। तो कब तक स्लाइडिंग स्टार्ट नहीं होता है, एंगल ऑफ रिपोज तक नहीं होता है। इसका मतलब tan phi म्यू एस है, तो आप डायरेक्ट इस ट्रिक से कर सकते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a block 10 kg is kept on rough surface 20 kg। static friction coefficient दिया है 0.2। find value of f so that both block moves simultaneously। simultaneously नहीं मतलब, ठीक है, इस f का वैल्यू बताना है, फाइंड वैल्यू ऑफ f, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f टिल देन बोथ आर मूविंग टुगेदर। तो जब दोनों एक साथ जा रहे हैं तो भाई हम इनको अलग अलग मानते ही क्यों, हम तो एक ही मान लेते हैं। दो है ही नहीं है, दो नहीं है, एक ही है, 30 kg है, ठीक है। अब यहां पर कितना फोर्स लग रहा है F, ठीक है, ये F लग रहा है तो कितना एक्सेलेरेशन होगा F/30, ठीक है। अगर दोनों साथ ही जा रहे हैं तो कितना एक्सेलेरेशन होगा F/30। अब ऊपर वाले ब्लॉक पर आते हैं, यहाँ फ्रिक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब ये 10 kg पर आ जाते हैं, ये एक्सेलरेटेड राइट में है तो शूडो फोर्स किधर लग रहा होगा, लेफ्ट में, 10A। किससे बैलेंस होगा, म्यू mg से बैलेंस होगा, तो वैल्यू पुट करते हैं 10A कितना है F/30, म्यू एस कितना है 0.2, m कितना है यहाँ पर 10, g 10, तो f कितना आ गया, ये जीरो कैंसिल, ठीक है, ये हो जाएगा 20, 20 इंटू 3 60। तो 60 से ज़्यादा नहीं हो सकता, अगर अप्लाइड फोर्स 60 से ज़्यादा हुआ तो फिर ये स्लाइड करने लग जाएंगे एक दूसरे के ऊपर, यही क्वेश्चन था, ठीक है। और भी तरीके से कर सकते हैं, मैंने आपको ये शूडो फोर्स से बता दिया, आपको हो सकता है नया लगे। नेक्स्ट, हाँ, a body M is kept on rough horizontal surface। A person is trying to pull the body by applying horizontal force, but the body is not moving, the force by the surface on the body is। देखो फोर्स बाय द मैन नहीं पूछा है, फोर्स बाय द बॉडी ऑन द सरफेस। तो ये बात किसकी कर रहा है, ये बात कर रहा है क्वेश्चन कांटेक्ट फोर्स की। दो कांटेक्ट फोर्स होते हैं, एक तो होता है फ्रिक्शन और एक होता है नॉर्मल रिएक्शन। तो फोर्स ऑन द बॉडी, फोर्स ऑन बॉडी इज F, फोर्स बाय द सरफेस, तो सरफेस ने कितना फोर्स लगाया, एक तो फ्रिक्शन लगा सकता है और एक N। तो जो F हो गया वो कितना हो गया, वो रिजल्टेंट हो गया फ्रिक्शन और N का। तो भैया F मिनिमम कितना, अगर ये बॉडी स्लाइडिंग की टेंडेंसी में नहीं है तो फ्रिक्शन भी नहीं होगा, तो कितना फोर्स लगेगा, कम से कम mg। अगर एक सरफेस ब्लॉक, एक ब्लॉक को सरफेस पर रख दें तो नॉर्मल रिएक्शन तो लगेगा, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन तो तब लगेगा ना जब वो स्लाइड करने की कोशिश करे,
तो अगर स्लाइड की कोशिश नहीं कर रहा है तो कितना मिनिमम फोर्स लगेगा, mg के इक्वल। अब अगर मैं मैक्सिमम लिखूं तो भैया मैक्सिमम कितना, तो मैक्सिमम के केस में ये fs भी मैक्सिमम हो जाएगा और ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है ना। तो ये f मैक्सिमम कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस एफ एस स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल सरफेस में n क्या होगा, mg, ये क्या होगा म्यू एस mg, mg कॉमन ले लेते हैं, म्यू स्क्वायर प्लस 1। तो रेंज क्या आ गया, इस f की वैल्यू mg से ज़्यादा होगी या mg भी हो सकती है, मिनिमम mg और मैक्सिमम ये। मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन है, देखो ये ब्लॉक है, ऐसा पुल कर रहे हैं इसको, ठीक है, इधर फ्रिक्शन लग रहा है, इधर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। अगर पुल नहीं करेंगे तो सिर्फ क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो मिनिमम कांटेक्ट फोर्स कितना हो गया, नॉर्मल रिएक्शन। पुल करेंगे तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, फ्रिक्शन ज़्यादा से ज़्यादा एफ हो सकता है और इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो मैक्सिमम कांटेक्ट फोर्स आ जाएगा ये, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a body possessing kinetic energy T moving on rough horizontal surface is stopped in distance y. The friction force exerted on the body is T kinetic energy है, y डिस्टेंस पर रुक गया। अच्छा इसको हम है ना वर्क एनर्जी थ्योरम से कर देते हैं, रिटार्डेशन के चक्कर में नहीं पड़ते, ठीक है। तो वर्क डन कितना हो गया, 0 माइनस टी। अच्छा ये जानते हो ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, वर्क डन। इसको वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं, इससे करते हैं इसको। फाइनली रुक गया 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी टी। अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना, बॉडी मूविंग है एक डायरेक्शन में, फ्रिक्शन लग रहा है अपोजिट में, तो फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस 180, तो माइनस माइनस कट गया, फ्रिक्शन पूछा है टी बाय वाई, ठीक है, थर्ड आ जाएगा। अदरवाइज रिटार्डेशन से भी कर सकते थे आप, ठीक है ना, मतलब इससे कर सकते थे, 0 स्क्वायर इज यू स्क्वायर माइनस 2as, ठीक है, इससे भी कर सकते थे, सेम आंसर आता, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2k/m, ठीक है, 2 रिटार्डेशन कितना, म्यू एम जी बाय एम इंटू एस। कुछ गड़बड़ है, फ्रिक्शन पूछा है तो म्यू एम जी पूछा डायरेक्टली ना, तो इसलिए ऐसा लग रहा है। कितना रिटार्डेशन, फ्रिक्शन बाय एम, तो फ्रिक्शन कितना हो गया, एम कैंसिल, 2 कैंसिल, टी बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, या वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 100 न्यूटन लग रहा है, तो इस 100 न्यूटन को कंपोनेंट में रिजॉल्व किया तो ये कितना आएगा, 100 cos 60, cos 60 हाफ होता है 50 न्यूटन, और ये कितना आएगा 100 sin 60 मतलब 50√3 न्यूटन, ठीक है, 50√3 आप सॉल्व कर लेना, ये अप्रोक्सीमेटली 87 न्यूटन के आसपास होता है, 86.6, ठीक है। ये तो दो फोर्स लिख दिए। अब क्या, वेट कितना है 6 kg, तो ग्रेविटी कितना पुल कर रहा है इसको, 6g, 60 न्यूटन, ठीक है। एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये 87 न्यूटन है अपवर्ड और ग्रेविटी पुल कर रहा है डाउनवर्ड 60, मतलब ये स्लाइड करेगा, और कहाँ स्लाइड करेगा, ये अपवर्ड स्लाइड करेगा, टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग अपवर्ड है। स्लाइड करेगा या नहीं करेगा वो अभी हम चेक करते हैं। नॉर्मल रिएक्शन कितना है 50 न्यूटन, ठीक है। तो अब फ्रिक्शन तो ऊपर लगेगा नीचे लगेगा वो देख लेते हैं, पहले एफ एस निकाल लेते हैं, कितना एफ एस, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन, म्यू एस गिवन है
0.5 एंड नॉर्मल रिएक्शन 50, तो कितना आ गया ये 25 न्यूटन। एंड व्हाट इज एफ के, म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन, तो ये आ जाएगा कितना 15 न्यूटन। ठीक है, तो पहले देखते हैं ये स्लाइड करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, 100 cos 60 50 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन हो गया। 100 sin 60 is 50√3 86 न्यूटन अपवर्ड हो गया। ठीक है, अब फ्रिक्शन देखते हैं क्या करेगा। फ्रिक्शन अपोज करता है मोशन का। ये 60 और ये 25, देखो फ्रिक्शन इसमें इस तरफ लग रहा होगा। ठीक है ना, क्यों लग रहा होगा, ये ब्लॉक है, इस पे अपवर्ड कितना लग रहा है 87, डाउनवर्ड कितना लग रहा है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अपवर्ड लग रहा है 87 न्यूटन और डाउनवर्ड इसका जो वेट है वो आ रहा था mg 6g मतलब 60 न्यूटन। ठीक है, तो टेंडेंसी ऑफ मोशन कितनी है 27 न्यूटन है। ठीक है, और एफएस केवल कितना है 25 है। भाई ये नेट कितना आ रहा है 27 ना, और ये एफएस से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये स्लाइड कहाँ करेगा, अपवर्ड करेगा। स्लाइड अपवर्ड करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा डाउनवर्ड। तो आंसर क्या आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन एक्स डाउनवर्ड ऑन द ब्लॉक, थर्ड ऑप्शन। वो सिर्फ डायरेक्शन पूछा है। नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस ब्लॉक ए, टेबल दिया हुआ है, म्यू 0.2 वैल्यू है। What would be the maximum mass value of block B so that the two blocks do not move? देखो इसका वेट mg, इसका टेंशन, इसका फ्रिक्शन, अब मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये mg किससे बैलेंस है, टेंशन से, और इसके लिए टेंशन किससे बैलेंस है, fs से। fs कितना है म्यू एस इंटू 2g। ठीक है, तो ये m की वैल्यू कितनी आ रही है म्यू एस इंटू 2, वैल्यू पुट कर दो, म्यू एस कितना है 0.2 इंटू 2 इज 0.4 तो टिल 0.4 kg ये मूव नहीं करेगा। ठीक है, और उसके बाद में ये एक्सेलरेटेड मूव करेगा। नेक्स्ट, तो ये सिमिलर क्वेश्चन है, इसका टोटल लेंथ L है और L1 पोर्शन हैंगिंग है, वही पूछा है हैंगिंग पोर्शन कितना है। तो देखो ये पोर्शन जो हैंगिंग है इसका लेंथ है L1, मैं y ले लेता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए, तो जनरली y लेते हैं। इधर कितना लेंथ हो जाएगा L माइनस y, इसको मैं M1 ले लेता हूँ, इसको M2, इस तरह का सिचुएशन हो गया। ठीक है, तो वही सेम M1G किससे बैलेंस है, टेंशन से, और इसमें टेंशन किससे बैलेंस है, Fs से। तो पिछला क्वेश्चन था ना वही है, M1G टेंशन से बैलेंस है, टेंशन फ्रिक्शन से, और फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अब ये हैंगिंग लेंथ कितना है, हैंगिंग लेंथ y है, तो मैं लिख सकता हूँ भाई m1 कितना है लैम्डा इंटू वाई, यूनिट लेंथ का मास लैम्डा है तो y लेंथ का कितना लैम्डा इंटू वाई। ठीक है, और ये म्यू m2 कितना, तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू एल माइनस वाई, लैम्डा कैंसिल, वाई जी भी कैंसिल, जी था ना यार, जी भी कैंसिल, तो ये y हो जाएगा म्यू एल माइनस म्यू y, तो y की वैल्यू आ रही है म्यू एल बाय म्यू प्लस 1। ठीक है, वो एल टोटल लेंथ है। ओके, तो अभी हमने न्यूटन्स लॉ के क्वेश्चन किए काफी। एक लास्ट क्वेश्चन और बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन आता है जनरली कि एक स्ट्रिंग, एक रॉड है और इसको F फोर्स से पुल कर रहे हैं, इससे x डिस्टेंस पर टेंशन कितना होगा। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, आपको याद भी होगा।
तो इसका तरीका सिंपल क्या है, पहले एक्सेलरेशन निकाल लो, फोर्स अपॉन मास। फोर्स अपॉन मास कितना होगा, लैम्डा इंटू एल। मैं बार बार लैम्डा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जहां पे यूनिफॉर्म रिलेशन होता है ना, वहां पर मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा इज एम बाय एल यूज कर लेते हैं। तो ये एक्सेलरेशन हो गया एफ डिवाइडेड बाय मास। अब देखो यहाँ पर टेंशन पूछा है ना, तो यहाँ पर फ्री बॉडी बनाते हैं। तो इस साइड में कितना मास, लैम्डा इंटू एक्स। अगर वो एक्स है तो ये कितना है, एल माइनस एक्स। तो इधर कितना मास हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल माइनस एक्स। ठीक है, और ये वाला टेंशन फाइंड करना है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। ठीक है, तो सॉल्व करना है, इधर इजी है। तो कितना टेंशन, लैम्डा इंटू एल माइनस एक्स। लैम्डा कितना है, मास पर यूनिट, सॉरी गलत हो गया, इंटू ए भी आएगा ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो लैम्डा लिख देते हैं एम बाय एल, एल माइनस एक्स, और एक्सेलरेशन कितना था, एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास। ठीक है, तो ये आ गया एल माइनस एक्स बाय एल इंटू एफ। एक क्वेश्चन मैंने एक जगह पर देखा था, वहां पर ये ना टेंशन का ग्राफ पूछते हैं डिस्टेंस के साथ। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से इक्वेट कर दूं तो क्या आएगा, देखो माइनस एक्स बाय एल इंटू एफ प्लस एफ। ठीक है, तो स्लोप नेगेटिव है, या ऐसे भी कर सकते हैं, x को जीरो पुट करो, l बाय एल 1, तो टेंशन कितनी f, x को l पुट कर दो, l माइनस एल जीरो, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा और l लेंथ के बाद टेंशन जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें वर्क, पावर, एनर्जी, सर्कुलर मोशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।